अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग है, इसके सेक्शन ए के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम इंडिकेशन फॉर हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग से करेंगे। इंडिकेशन फॉर हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि वो कौन से कंडीशन है, वो कौन से सिचुएशन है जिसमें नर्सेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नर्सेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पेशेंट की जो हीमोडायनेमिक सिस्टम है, जो ब्लड फ्लो है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे और उसकी जो मॉनिटरिंग है उसको वो स्टार्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए वो कौन से कंडीशन है जिसके बाद नर्सेस जो है हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो वन ऑफ द ऑब्वियस इंडिकेशन फॉर हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब यह है कि सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग को स्टार्ट करने के लिए वो है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। एक ऐसा पेशेंट आपके पास आता है या एक ऐसे पेशेंट को आप केयर दे रहे हैं जिनकी जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है। तो अब ये एक कंडीशन बन गई है, ये एक सिचुएशन बन गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसको इम्पोर्टेंस हमें देनी होगी। सो ऐसे पेशेंट जिनकी कार्डिक आउटपुट अचानक से डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, उसमें कमी वाक़या हो जाए, तो ऐसे हालात में फिर नर्सेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पेशेंट की जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे, उसको मॉनिटर करना शुरू करे ताकि मज़ीद किसी किस्म की नुकसान या मज़ीद किसी किस्म का कोई ख़तरा अगर आ रहा हो तो उस ख़तरे से हम अपने पेशेंट को क्या करें, बचा सके, महफूज रख सके। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ शॉक, हाइपोवोलेमिक सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोनोजेनिक और एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसी तरह से जितने भी किस्म के हमारे साथ शॉक है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ हाइपोवोलेमिक सेप्टिक शॉक हो गया, मतलब ब्लड वॉल्यूम अचानक से कम हो जाए। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो जाहिरी बात है पेशेंट जो है वो फिर क्या होंगे, वो शॉक में जाएंगे। इसी तरह से कार्डियोजेनिक शॉक हो गए, अगर प्रॉपर तरीके से कार्डियक आउटपुट जो है वो नहीं हो रही, ठीक है, ब्लड पंपिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो जाहिर बात है पूरी बॉडी के ऑर्गन जो है वो क्या होंगे, ब्लड से महरूम रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से न्यूरोजेनिक शॉक से मुराद ये है कि अगर प्रॉपर तरीके से मैसेजेस जो है वो सेंड नहीं हो रहे, रिसीव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग फिर कॉन्शियसनेस स्टेट से कन्वर्ट होकर अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। उनको फिर समझ नहीं आती कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, और वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करूँ तो एनाफाइलेक्टिक शॉक से मुराद ये है कि ऐसी कंडीशन, ऐसे सीरियस एलर्जिक रिएक्शन का काज हो जाना जिसकी वजह से पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये तमाम किस्म की शॉक है। अगर इसमें किसी भी किस्म की शॉक आपको जो है वो नज़र आए, पेशेंट में जो है आपको दिखाई दे, उसको आप ऑब्ज़र्व कर ले, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पेशेंट की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करें, उसको जो है ऑब्ज़र्व करें कि उनकी जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। इसके साथ साथ एनी डिफिसिट और लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शन सच इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कार्डियोमायोपैथी एंड कंजस्टेड हार्ट फेलियर। ठीक है, इसके अलावा किसी भी किस्म की डिफिसिट हो या कार्डियक फंक्शन में कमी आ जाए, जैसे कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का काज हो जाना, मतलब हार्ट अटैक का हो जाना। इसके अलावा जो कार्डियक मसल है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन का काज हो जाना या उसमें एबनॉर्मेलिटी का आ जाना, इसी तरह से कंजस्टेड हार्ट फेलियर हो जाना। तो ये क्या है, ये
इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो हार्ट के फंक्शन होते हैं, हमारे जो कार्डियक फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो ये वो सारे सिचुएशन हैं। अगर इन तमाम सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन आप अपने पेशेंट में ऑब्ज़र्व करते हैं, आप अपने पेशेंट में देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए कि आप अपने पेशेंट की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मॉनिटर करें, उसको देखें और आइडेंटिफाई करें कि आया उनकी जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। ठीक है। सो यहाँ पर अब हम बात करेंगे सिस्टेमिक कार्डियोवैस्कुलर व्यू पॉइंट्स के हवाले से। मतलब सिस्टेमिक और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है और हमें कौन कौन सी चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम में हम कार्डियक आउटपुट को देखते हैं। कार्डियक आउटपुट से मुराद ये है कि पर साइकिल हमारा ब्लड जो है, हमारे हार्ट जो है वो कितना ब्लड को क्या करता है, पंप आउट करता है। तो कार्डियक आउटपुट को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। इसी तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम भी मैंने आपको कहा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम से मुराद हमारे साथ वो वॉल्यूम होता है, ब्लड की वो वॉल्यूम होती है जो कि एक कंप्लीट साइकिल के बाद मतलब एक कंप्लीट साइकिल के दौरान हमारा हार्ट कितने ब्लड को, कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप आउट करता है, तो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन हो गई कि हमारा हार्ट जो है वो कितनी शिद्दत के साथ जो है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है। इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया और वॉल एफिशिएंसी हो गई। इन सारे पॉइंट्स को हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको हम इसलिए हमने इसको मेंशन किया हुआ है कि सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम में हम इन 5 चीज़ों को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं और इसको हम देखते हैं कि आया ये प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। इसके बाद अगर हम ब्लड कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, ब्लड कंपोजिशन में हम हेमाटोक्रिट्स को देखते हैं। हेमाटोक्रिट्स किसे कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब जितने भी आपकी बॉडी में ब्लड है उस ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितने मिकदार में मौजूद है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेमाटोक्रिट्स कहते हैं। देखो ब्लड का मतलब ये नहीं है कि ब्लड हमारे साथ सिर्फ रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। ब्लड में हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, ल्यूकोसाइड्स भी होते हैं, इसी तरह से प्लेटलेट्स भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स जो है ये मिलकर एक ब्लड को बनाते हैं। ठीक है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितने मिकदार में मौजूद है, तो इसको हम हेमाटोक्रिट्स कहते हैं। सो ब्लड कंपोजिशन में हम हेमाटोक्रिट्स को देखते हैं कि हमारे साथ जो रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन है वो कितनी है। इसी तरह से ब्लड विस्कोसिटी को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ब्लड डेंसिटी को हम चेक करते हैं। जबकि पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम में हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को चेक करते हैं। इसी तरह से जो रेजिस्टेंस और कंप्लायंस फ्लो है, ब्लड रेजिस्टेंस या कंप्लायंस फ्लो है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम चेक करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हार्ट रेट की। व्हाट इज़ हार्ट रेट? हार्ट रेट किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हीमोडायनेमिक सर्कुलेशन में या हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको हम अहमियत देते हैं और जिसका होना और ना होना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को, वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट किसे कहते हैं? हार्ट रेट से मुराद ये है कि पर मिनट के लिहाज से हमारा जो हार्ट है वो कितनी दफ़ा धड़कता है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी दफ़ा धड़कता है, तो इस रेट को हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज़ कॉल्ड हार्ट रेट। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी दफ़ा बीटिंग करता है, तो इसको कहते हैं हार्ट
rate, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट ऑफन ओवरलुक हेमोडायनेमिक पैरामीटर इज द हार्ट रेट। क्रिटिकली केयर पेशेंट शुड बी कंटिन्यूसली मॉनिटर फॉर एरिथमियास, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में कहा कि हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो अहम जिसे हम अहमियत देते हैं वो हमारे साथ हार्ट रेट है। अब वो पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं तो ऐसे पेशेंट को हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग पर रखते हैं, कंटिन्यूसली उनको जो है हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं ताकि हम जान सके, ताकि हमें मालूम हो कि अगर किसी किस्म की एरिथमिया काज हो रही है, एरिथमिया से मुराद पेशेंट की जो हार्ट रेट है उसमें एबनॉर्मेलिटी आती है, आया वो इंक्रीज़ हो रही है नॉर्मल से ज़्यादा या डिक्रीज़ हो रही है नॉर्मल से कम, ठीक है, नॉर्मल से कम डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एरिथमियास कहते हैं। एरिथमियास मीन इरेगुलरिटी इन द रिदम ऑफ हार्ट। हार्ट का जो रिदम है उसमें जब इरेगुलरिटी आ जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है रिदम, तो इसको हम एरिथमियास कहते हैं, ठीक है। सो कार्डियक डिसरिथमियास सच एज ब्रैडिकार्डिया और टैकीकार्डिया विल अफेक्ट कार्डियक आउटपुट and may make it difficult for the nurse to obtain accurate hemodynamic reading. Additionally, they potentially life-threatening. अब अगर कार्डियक डिसरिथमिया होती है, कार्डियक डिसरिथमिया से यहाँ पर मुराद ये है कि कार्डियक डिसरिथमिया ये वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है हार्ट की जिसमें जो हार्ट का जो रिदम होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ चला जाता है, या ब्रेडिकार्डिया हो जाता है या टेकीकार्डिया हो जाता है। अगर टेकीकार्डिया होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है जो कि 60 to 100 होता है, तो वो हार्ट रेट 100 से बढ़कर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो एबनॉर्मली ज़्यादा बीटिंग करता है पर मिनट के लिहाज से। फिर तो इस कंडीशन को हम टेकीकार्डिया कहते हैं। अगर ब्रेडिकार्डिया होती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ नॉर्मल रेंज है हार्ट बीट की जो कि 60 to 100 है, तो वो फिर 60 से कम होती है पर मिनट के लिहाज से, तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो अब अगर ब्रेडिकार्डिया या टेकीकार्डिया होती है तो इससे हमारी हार्ट की जो कार्डिक आउटपुट है, मतलब हमारा हार्ट टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड को जो पंप आउट करता है, तो वो एबिलिटी क्या होती है, वो एबिलिटी इससे मुतासिर हो जाती है। और इस तरह से फिर नर्सिस के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो फिर ऐसी कंडीशन में हीमोडायनेमिक रीडिंग को सही तरीके से क्या करे, आइडेंटिफाई करे और उसको रिकॉर्ड करे, ठीक है। इसके साथ साथ कार्डियक एरिथमियाज या कार्डियक डिसरिथमिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाती है, ठीक है। सो इसको जो है सीरियस लेनी चाहिए, ठीक है। इसको आप जब भी ऑब्ज़र्व करें तो आप जो है इसको इग्नोर ना करें, इसको अवॉइड ना करें, बल्कि इसकी जो है टाइम पर जो है इसकी लिए नर्सिंग मैनेजमेंट करें और अपने जो टीम मेंबर है उनको जो है अपने पेशेंट की जो कंडीशन है उससे उनको आगाह रखिए ताकि उनकी ट्रीटमेंट की जाए और पेशेंट को जो है मज़ीद नुकसान होने से बचाया जा सके, ठीक है। सो परसिस्टेंट टैकीकार्डिया में इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। नॉर्मली द हार्ट रेट शुड बी द 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब अगर मुसलसल एक पेशेंट जो है वो टैकीकार्डिया में है, टैकीकार्डिया से मुराद उनकी जो हार्ट रेट है वो 100 से बड़ी हुई है, 100 से ज़्यादा हुई है, जो कि एबनॉर्मली इंक्रीज़ है, तो इससे क्या होता है, इससे जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है वो बढ़ जाती है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन से क्या मुराद है, मायोकार्डियल से मुराद हमारे हार्ट के जो अपने मसल्स होते हैं, तो उनको भी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो है ये हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम के लिए एक खुराक के तौर पर काम करती है, ये एक एनर्जी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन। सो अब हमारे हार्ट के जो मसल्स है जाहिर बात है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी फिर इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हमारा हार्ट जो है वो एबनॉर्मली पर मिनट के लिहाज से क्या कर रही है, ज़्यादा बीटिंग कर रही है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रही है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए फिर ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि नॉर्मली हमारा जो हार्ट रेट है, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। अगर
किसी पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट के दरमियान है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो हार्ट कंडीशन है, उनकी जो कार्डियक स्टेटस है वो क्या है, नॉर्मल है, ख़तरे से बाहर है। Any rate greater than 120 beats per minute result in decreased cardiac output as a result of decreased ventricular filling time। ठीक है, अब कोई भी ऐसी कंडीशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन पेशेंट पर आ जाए जिसकी वजह से उनका जो हार्ट रेट है वो 120 बीट्स पर मिनट से बढ़ जाए, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि कार्डियक आउटपुट से मुराद ये है कि पर साइकिल के लिहाज से हमारा हार्ट कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को बाहर पंप आउट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी तो कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज़ होने के पीछे वजह यह है कि जो हमारे वेंट्रिकल्स है जिसमें ब्लड की फिलिंग होती है, जो कि फिल अप होकर फिर हमारा हार्ट उसको क्या करती है, पंप आउट करती है, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब उसके लिए टाइम डिक्रीज़ होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें कम ब्लड जो है वो एंटर होगा, कम ब्लड जो है वो आएगा। अब जब ब्लड कम आएगा हमारे वेंट्रिकल में तो ऑटोमेटिकली पर जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो जाहिर बात है वहाँ पर ब्लड की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट जो है वो फिर कम मिकदार में ब्लड को जो है बाहर की तरफ क्या करेगा, पंप आउट करेगा। ठीक है, इसी तरह से डिसरिथमियाज रिजल्ट इन अ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यू टू लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आर्टरियल एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड इंजेक्शन। ठीक है, जब डिसरिथमिया काज होती है, डिसरिथमिया से मुराद जो हमारे हार्ट बीट का जो रिदम होता है, जब उसमें एबनॉर्मेलिटी आती है, जब उसमें ख़राबी आती है, तो ख़राबी के आने की वजह से कार्डियक आउटपुट इस वजह से डिक्रीज़ होता है क्योंकि जो आर्टरियल और वेंट्रिकुलर फिलिंग और इंजेक्शन टाइम होता है, उनका जो रिदम होता है उसमें सिंक्रोनाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। जो एक प्रॉपर मेथड और प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए वो काम कर रहे थे, ठीक है, वो फिल होते थे और फिर जो है उनकी एम्प्टिंग होती थी, तो वो प्रोसेस जो है उसमें डिस्टर्बेंस आने की वजह से कार्डियक आउटपुट क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। सिंपल अल्फाज में अब अगर मैं एक खुलासा आपको इस पैराग्राफ का सुनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा कि टेकिकार्डिया यूजुअली आप सब दोस्तों को पता है कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे हार्ट की जो रेट है वो नॉर्मल से बढ़ जाती है, एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाती है। अब जब हमारा हार्ट एबनॉर्मली इंक्रीज़ होगा, उनकी जो बीटिंग है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ होंगी, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन इंक्रीज़ होंगी पर मिनट के लिहाज से, तो इस वजह से हमारे हार्ट के जो मसल्स है जिसको हम मायोकार्डियल फाइबर्स या मायोकार्डियल मसल्स कहते हैं, मायो मीन मसल एंड कार्डियल मीन हार्ट, तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, तो इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से टेकिकार्डिया के होने की वजह से जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर कोई रेट जो कि 120 बीट्स पर मिनट से बढ़ जाए तो इससे हमारा जो कार्डियक आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ इस वजह से होगा कि जो वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम से मुराद वो टाइम जिसके दौरान वेंट्रिकल्स में ब्लड की एंट्री होती है और वेंट्रिकल जो है वो क्या होते हैं, वो फिलअप होते हैं, तो वो टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। अब जब वेंट्रिकल्स के लिए टाइम की कमी होगी तो वेंट्रिकल जो है उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो नहीं आएगा, मतलब ब्लड कम मिकदार में आएगा। जब ब्लड कम मिकदार में आएगा तो ब्लड के आने के बाद हार्ट जब कंट्रैक्ट होगा तो कंट्रैक्शन के साथ कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। इसके बाद अगर ब्रेडिकार्डिया की हम बात करें, ब्रेडिकार्डिया से मुराद जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल से क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, 60 से कम हो जाए, तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। दैट इज़ द हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट्स आर काज्ड बाय वेगल स्टिमुलेशन सच एज वल्सल्वा मैन्यूवर
or straining or heart block or conduction defect and may be caused by drugs। ठीक है, अब अगर ब्रेडिकार्डिया होती है जिसमें जो हार्ट रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है, तो ये जो है वेगल स्टिमुलेशन की वजह से भी हो सकता है। वेगल स्टिमुलेशन से मुराद जो वेगस नर्व होता है वो बार बार स्टिमुलेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया जो है वो काज हो जाती है। या वल्सल्वा मैन्यूअर से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जब हमारे या किसी पेशेंट का एयरवे जो है उसमें टेम्परेरी तौर पर ब्लॉकेज आ जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है किसी पॉइंट पर। तो ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को वल्सल्वा मैन्यूवर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रेनिंग हो गई या हार्ट ब्लॉक, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया काज होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रीलोड की। व्हाट इज़ प्रीलोड, प्रीलोड किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में आया हुआ है। एमसीक्यूज़ में जो है ये प्रीलोड टॉपिक जो है आपको ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो इसलिए आप अगर इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे तो एग्ज़ामिनेशन में आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना और इसको हल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। What is preload? Preload किसे कहते हैं? Preload is the degree of muscle fiber stretching present in the ventricles just before systole. सिस्टोल के होने से पहले हमारे वेंट्रिकल्स में मौजूद जो मसल फाइबर होते हैं, तो वो मसल फाइबर्स क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं। सो सिस्टोल के होने से पहले वेंट्रिकल में मौजूद मसल फाइबर्स जिस हद तक उसकी स्ट्रेचिंग होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रीलोड कहते हैं। ठीक है, या सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको प्रीलोड के बारे में बताऊं तो प्रीलोड ये हमारे साथ वो फेज़ होता है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो कंट्रैक्ट होने से पहले क्या करता है, जिस हद तक क्या होता है उसके मसल फाइबर जो है जिस हद तक स्ट्रेच होते हैं और अपने आप को कंट्रैक्शन के लिए तैयार करते हैं, तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, प्रीलोड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने डिफिनीशन में भी देख लिया, इट कुड बी लुक्ड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड अवेलेबल टू बी एट सिस्टोल। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब यही है जो कि मैंने आपको कही कि प्रीलोड असल में ये एक वो फेज़ होता है जिसमें हमारा जो हार्ट है, हमारे जो वेंट्रिकल है, उसमें क्या आता है, उसमें ब्लड की एंट्रिंग होती है। ब्लड जो है हमारे वेंट्रिकल्स में आता है और वेंट्रिकल जो है अपने आप को कंट्रैक्शन के लिए तैयार करते हैं, सिस्टोल फेज़ को करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, प्रीलोड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रीलोड की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। ठीक है, सो राइट साइड प्रीलोड इज़ नॉर्मली 1 to 60 मिलीमीटर मर्करी। राइट साइड की जो प्रीलोड है वो यूजुअली हमारे साथ क्या होती है, 1 to 6 मिलीमीटर मर्करी होती है। मतलब हमारे जो हार्ट का राइट साइड होता है, राइट साइड के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उन वेंट्रिकल्स में मौजूद जो फाइबर होते हैं, तो वो मसल फाइबर जो है 1 से लेकर 6 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर तक क्या होती है, उनकी स्ट्रेचिंग होती है, वो स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आपसे ये पूछ सकते हैं कि राइट साइड प्रीलोड इज़ नॉर्मली स्ट्रेच हाउ मच। ठीक है, कि राइट साइड जो प्रीलोड है वो कितनी दफ़ा जो है या कितनी मिकदार में उनकी स्ट्रेचिंग हो। तो राइट साइड प्रीलोड नॉर्मली हमारे साथ 1 to 6 मिलीमीटर मर्करी होता है। ठीक है, दिस सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड द राइट आर्टरियल प्रेशर गिव एन इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो इसी तरह से ये सेंट्रल वेनस प्रेशर, मतलब जो हमारा जो सेंट्रल वेन में जो प्रेशर हो रहा होता है, प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, ये सेंट्रल वेनस प्रेशर, और इसी तरह से जो राइट आर्टरियल प्रेशर होता है, राइट एट्रियम में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, तो ये हमें एक इशारा देती है कि इस दौरान जो है हमारे हार्ट के जो राइट साइड है उसमें ब्लड जो है वो दोबारा से वापस आ रहा होता है। ठीक है, दिस आल्सो मेजर राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और इस राइट साइड प्रीलोड के ज़रिए हम राइट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर को भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड ऑन द अदर हैंड इज रिफ्लेक्टेड बाय द पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर which measures the left ventricular end diastolic pressure, the pulmonary diastolic pressure estimate it। अब हमारे साथ जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड है तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर है। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर किसे कहते हैं? पल्मोनरी कैपिलरी विच प्रेशर असल में ये एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, इस प्रोसीजर के ज़रिए हम क्या करते हैं? इस प्रोसीजर के ज़रिए हम प्रेशर को मेजर करते हैं। किस तरह से मेजर करते हैं? इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? इस प्रोसीजर में हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांच में। ठीक है, और इसी तरह से इस कैथेटर के साथ एक बैलून होती है जिसको हम क्या करते हैं? उन आर्टरी में इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, तो फिर उस बैलून के साथ जिस प्रेशर के साथ ब्लड आता है आर्टरी में, ठीक है, तो उस प्रेशर को हम क्या करते हैं? उस बैलून के ज़रिए फिर हम मेजर करते हैं। तो असल में पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ये एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, सो इस प्रोसीजर के ज़रिए हम क्या करते हैं? इस प्रोसीजर के ज़रिए हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर को मेजर करते हैं। मतलब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो डायस्टोल हो रहा होता है तो डायस्टोल के एंड पर जो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से द पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर measure the additional fluid which stretches the left ventricle just prior to contraction। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या करता है? इसमें हम एडिशनल फ्लूइड को भी मेजर करते हैं। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान हम क्या करते हैं? इस दौरान जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो कि कंट्रैक्शन से पहले स्ट्रेच हो रहा होता है, तो जिस प्रेशर के साथ वो स्ट्रेच हो रहा होता है तो उस प्रेशर को भी हम क्या करते हैं? इस प्रोसीजर के ज़रिए मेजर करते हैं। दिस इज़ डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ फिलिंग। नॉर्मली दिस मेजरमेंट इज़ 4 to 12 मिलीमीटर मर्करी। इससे पहले हमने जो राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड के बारे में पढ़ा था, तो राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड पर हमारे साथ जो प्रेशर क्रिएट होती है तो उसकी रेंज जो है वो 1 to 6 मिलीमीटर मर्करी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड की बात हो रही है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड में हमारे साथ जो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, उसकी रेंज 4 to 12 मिलीमीटर मर्करी होती है। एमसीक्यूज में ये पॉइंट्स आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अ डिक्रीज इन प्रीलोड में बी काज। अब अगर प्रीलोड में जो है कमी आती है तो सबसे पहले ये किस वजह से कमी आती है? अगर प्रीलोड में कमी आ जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? ठीक है, तो इस पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर प्रीलोड में कमी आती है तो इसके पीछे क्या वजह होगी? इसके पीछे हाइपोवोल्यूमिया होगी। हाइपोवोल्यूमिया से मुराद ये है कि जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें कमी क्या आ जाना। जब ब्लड वॉल्यूम में कमी आ जाती है तो इसके पीछे भी वजूहात होते हैं। इसके पीछे जो पहली वजह है वो है डिहाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो जाहिर बात है आपके बॉडी में जो फ्लूइड है, जो वॉल्यूम है, उसकी कंसंट्रेशन में क्या आएगी? उसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। इसी तरह से अगर आपने वॉमिटिंग की तो वॉमिटिंग की वजह से भी आपकी जो बॉडी ब्लड या बॉडी वॉल्यूम है उसमें बॉडी फ्लूइड है उसमें कमी आएगी। इसी तरह से डायरिया की वजह से भी जो है बॉडी फ्लूइड में कमी आती है। ठीक है, इसके साथ साथ हैमरेज हो गया, सर्जरी, डायरेसिस। डायरेसिस से मुराद आप बहुत ज़्यादा जो है पेशाब करते हैं या वेसो डायलेशन दैट काज पूलिंग। ठीक है, तो ये सारे वजूहात है जिसकी वजह से ब्लड की वॉल्यूम में कमी आ सकती है। और अगर ब्लड की वॉल्यूम में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीलोड होगा वो क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर प्रीलोड में इंक्रीज आती है तो इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह वेसो कंस्ट्रिक्शन है। अगर आपके वेसल कंस्ट्रक्ट होंगे, आपके वेसल्स नेरो होंगे, तो नेरो होने की वजह से क्या होगा? आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। और इसके पीछे जो वेसो कंस्ट्रिक्शन है, इसके पीछे वजह जो है वो आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गई, या आपका जो हार्ट है वो फेल हो गया, या पीरिकार्डियल इफ्यूजन हो रही है। ठीक है, जिसको हम कार्डियक टेम्पोनेट भी कहते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट कैसे कहते हैं इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट से मुराद ये है कि जब
आपके हार्ट के इर्द गिर्द जो स्पेस होता है, मतलब जो कैविटी होती है जिसमें आपका हार्ट मौजूद होता है, आपका हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है, तो उस कैविटी के इर्द गिर्द जब एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट्स कहते हैं। ठीक है, सो इन वजूहात की वजह से जो वेसो कंस्ट्रिक्शन है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब वो इंक्रीज़ होती है तो ज़ाहिरी बात है जो प्रीलोड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर की और सेंट्रल वेनस प्रेशर की। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर किसे कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये असल में एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम ब्लड प्रेशर को मैयर करते हैं। किस ब्लड प्रेशर को मैयर करते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरीज़ में जो ब्लड फ्लो कर रही होती है तो उस ब्लड की जो प्रेशर है उसको हम क्या करते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के ज़रिए मालूम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आफ्टर लोड की। व्हाट इज़ आफ्टर लोड, आफ्टर लोड किसे कहते हैं, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो व्हाट इज़ आफ्टर लोड, आफ्टर लोड की अगर सिंपल आसान अल्फाज में मैं आपकी इसको डिफिनीशन बताऊं तो द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट द हार्ट नीड टू एक्सर्ट टू इजेक्ट द ब्लड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो इस कंट्रैक्शन के दौरान हमारा जो हार्ट होता है तो वो एक ख़ास अमाउंट में प्रेशर को क्या करता है, एक्सर्ट करता है, एक ख़ास अमाउंट में प्रेशर को लगाता है, और वो इस मकसद के लिए लगाता है कि हमारे वेंट्रिकल में जो ब्लड मौजूद होता है उसको क्या कर दिया जाए, उसको हार्ट से पंप आउट कर दिया जाए और पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस मकसद के लिए हमारा जो हार्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर इसकी लफ्जी डिफिनीशन को हम देखें तो कहते हैं कि एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल मस्ट पंप इन ऑर्डर टू इजेक्ट इट वॉल्यूम इज कॉल्ड आफ्टर लोड। कोई भी रेजिस्टेंस जिसके अगेंस्ट हमारे वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं और जो ब्लड वॉल्यूम है उसको बाहर निकालते हैं, तो इस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इसको आफ्टर लोड कहते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू द वेंट्रिकल्स इजेक्शन which is measured by the pulmonary vesicular resistance by the systemic vesicular resistance is after load। ठीक है, वो रेजिस्टेंस जो कि हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अगेंस्ट क्या करते हैं, मुज़ाहमत शो करते हैं, जिसको हम पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस के ज़रिए या सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आफ्टर लोड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। वेसोडाइलेशन is a result of sepsis or hypothermia, low blood pressure or the effect of nitrates will cause a decrease in after load। अब अगर वेसोडाइलेशन हो रही है, वेसोडाइलेशन किसे कहते हैं, वेसो मीन वेसल, डायलेशन मीन टू डायलीट। सो वेसोडाइलेशन वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डायलीट हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। ठीक है, उनकी जो डायमीटर होती है या जो पाथवे होता है जिसके ज़रिए ब्लड को गुजरना होता है तो वो पाथवे क्या हो जाती है, खुल जाती है। ठीक है, सो अब जब वेसोडाइलेशन होगी तो इसके पीछे वजूहात होंगी, और वेसोडाइलेशन जो है सेप्सिस की वजह से काज हो सकता है, मतलब आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन काज हो जाता है या उसमें फ़ौरन बॉडी आ जाते हैं, तो इस वजह से एबनॉर्मेलिटी काज हो जाती है जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन काज हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथर्मिया की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उस वजह से भी वेसल्स जो है वो डायलेट हो सकते हैं, और अगर आपने नाइट्रेट्स लिए हो या आपके बॉडी में नाइट्रेट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई है तो ये वेसोडाइलेशन काज हो जाती है, और जब वेसोडाइलेशन काज होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आफ्टर लोड होगा वो डिक्रीज़ होगा। आफ्टर लोड इंक्रीज़ तब होगा जब आपके वेसल जो है वो नैरो होंगे, जो पाथवे है वो नैरो होगी, तो ब्लड के लिए गुजरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर जो है वो जो वेन्स के या जो वेसल्स के वाल्स होते हैं उस पर पड़ेगा। तो
अब वेसोडाइलेशन है, तो वेसोडाइलेशन से मुराद ये है कि जो ब्लड फ्लो के लिए जो रास्ता है वो खुला है, ठीक है, वो चौड़ा है। तो जब रास्ता खुला होगा तो जाहिर बात है फिर प्रेशर जो है वो कम लगेगा, तो इस वजह से आफ्टर लोड जो है वेसोडाइलेशन में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब अगर दूसरी जगह पर वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन भी किस वजह से होती है, अगर हाइपोवोल्यूमिया हुई हो या हाइपोथर्मिया हुई हो या ऑर्टिक स्टेनोसिस काज हुआ हो। ऑर्टिक स्टेनोसिस किसे कहते हैं, मतलब जो ओर्टा होता है, ठीक है, तो अगर वो नैरो हुआ हो तो इस वजह से हाइपरटेंशन ज़्यादा होगी। हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आफ्टर लोड होगी वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी और वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगा। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि अगर वेसो डायलेशन हुई हो तो वेसो डायलेशन की वजह से आफ्टर लोड पर क्या असर पड़ेगा। वेसो डायलेशन और वेसो कंस्ट्रिक्शन इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आफ्टर लोड के साथ। अगर वेसो डायलेशन ज़्यादा होती है तो मतलब आफ्टर लोड क्या होगा, सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन है इनका। अगर वेसो डायलेशन हुई हो तो आफ्टर लोड जो है ये क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा। अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई है तो आफ्टर लोड जो है ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब अगर ब्लड वेसल्स के जो डायमीटर है अगर उसमें इंक्रीज़ आती है तो आफ्टर लोड में डिक्रीज़ आएगी। अगर ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर है अगर उसमें डिक्रीज़ आती है, अगर वो नैरो होते हैं तो आफ्टर लोड जो है वो फिर हमारे साथ क्या होगा, वो हमारे साथ फिर ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। Afterload can be managed by the manipulation of peripheral vascular resistance or systemic vascular resistance. By increasing the preload, the length to the fiber stretch will also increase, thereby increasing the hard myocardial contractility, resulting in decrease afterload and causing an increased cardiac output. Dear students, यहाँ पर अब एक कंसेप्ट आ रहा है जिसको अंडरस्टैंड करना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रीलोड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो आपके कार्डियक आउटपुट के साथ है। अगर आपकी प्रीलोड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, प्रीलोड का मैंने आपको बता दिया है कि किसे कहते हैं। अगर आपका प्रीलोड इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट के जो मसल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं और कंट्रिक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर मसल फाइबर ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्डियक आउटपुट है वो फिर ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जो हार्ट के मसल फाइबर्स है उस की स्ट्रेचिंग के लिए टाइमिंग उसको ज़्यादा मिल रही है, तो इससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ये आपके वेंट्रिकल्स में आएगी और जो वेंट्रिकल है वो प्रॉपरली जो है वो फिलअप होगी। और जब वो प्रॉपरली फिलअप होगी तो इस तरह से आपका जो हार्ट जब पंप करेगा तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को बाहर की तरफ पंप आउट करेगा। तो इस तरह से हमारे साथ जो रिलेशनशिप बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि जब प्रीलोड इंक्रीज़ होता है तो इसके साथ आपकी जो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इसके साथ आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा और आफ्टर लोड जो है डिक्रीज़ होगा। आफ्टर लोड और प्रीलोड का एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। प्रीलोड जब इंक्रीज़ होगा तो आफ्टर लोड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर प्रीलोड डिक्रीज़ हो रहा है तो आफ्टर लोड जो है ये आपके साथ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से मैं आपको अब ये डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। Both mechanical and pharmaceutical agents may accomplish this. Frequently, the administration of dopamine, which will increase preload while simultaneously titrating nitrate to decrease afterload is done. ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं, अब अगर आपके पास एक पेशेंट आता है जिनकी जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, और आप उनकी कार्डिक आउटपुट को जो है नॉर्मल की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको
फार्माक्यूटिकली भी और मैकेनिकली भी क्या करना होगा, काम करना होगा। आपने सबसे पहले उनको डोपामीन एडमिनिस्टर कर देना है, ठीक है, जिससे उनकी जो प्रीलोड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपने टाइट्रेटिंग निपरेट को क्या कर देना है, वो भी दे देना है। टाइट्रेटिंग निपरेट से क्या होगा, टाइट्रेटिंग निपरेट से उनकी जो आफ्टर लोड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब आफ्टर लोड डिक्रीज़ होगी और प्रीलोड इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो कार्डियक आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। The nurse must carefully balance both of these vasotonic agents in order to assess the failing heart, ठीक है। अब जब नर्स ये काम कर रहे होंगे, जब ये इंटरवेंशन कर रहे होंगे, तो उनको जो है बहुत एहतियात के साथ इन दोनों चीज़ों वेसोटोनिक एजेंट्स को क्या करना होगा, एहतियात के साथ इसको बैलेंस करना होगा, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है उनका हार्ट फेल होने से उनको हम क्या करें, बचा सके। वेसोटोनिक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों एजेंट जो है आपके वेसल्स पर क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, आपके जो हार्ट वेसल्स हैं उस पर इफ़ेक्ट करती है। रिमेंबर, द ग्रेटर द प्रीलोड, the greater the stroke volume and therefore the greater the cardiac output. This is a direct relationship and can be measured by a pulmonary artery catheter. MCQs के हवाले से अब ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास प्रीलोड ज़्यादा होगा, प्रीलोड ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी ज़्यादा होगी। स्ट्रोक वॉल्यूम का भी मैंने आपको कहा था कि एक कंप्लीट साइकिल के बाद, मतलब सिस्टोल डायस्टोल के बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो क्या हुआ हो, वो पंप आउट हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और इसी तरह से जो कार्डियक आउटपुट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इसी तरह से इन तीनों चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है और इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के ज़रिए क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, मतलब स्वान गेज प्रोसीजर के ज़रिए इसको हम मेजर करते हैं। MCQs के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्डियक आउटपुट एंड आफ्टर लोड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, और इसी तरह से जो कार्डियक आउटपुट और आफ्टर लोड है इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो आफ्टर लोड जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और अगर आफ्टर लोड इंक्रीज़ होता है तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। दिस इज़ द लोअर द कार्डियक आउटपुट द ग्रेटर द आफ्टर लोड, ठीक है। सिस्टमेटिक या सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, इसको भी अब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट इज़ सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस रेफर टू द रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो ऑफर्ड बाय ऑल ऑफ द सिस्टेमिक वेस्कुलेचर एक्सक्लूडिंग द पल्मोनरी वेस्कुलेचर, ठीक है। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा होगा, सिस्टेमिक से मुराद हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम है, ठीक है। वेस्कुलर से मुराद हमारे जो बॉडी में मौजूद जो वेसल होते हैं, और रेजिस्टेंस से मुराद अपोजिशन। सो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस से मुराद हमारे बॉडी में मौजूद जितने भी वेसल्स हैं उनका मुज़ाहमत करना या उनकी अपोजिशन करना या उनकी रेजिस्टेंस शो करने को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। सो इससे मुराद ये है कि द रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो, the resistance to the blood flow offered by all of the systemic vasculature, जितने भी हमारे बॉडी में सिस्टेमिक वेसल मौजूद है उन वेसल्स का हमारे ब्लड को जो रेजिस्टेंस शो होता है, उन वेसल्स, वो वेसल हमारे ब्लड फ्लो को जो रेजिस्टेंस शो करती है, तो इस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसमें जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर होते हैं ये रेजिस्टेंस शो नहीं करते। पल्मोनरी वेस्कुलेचर के अलावा बाकी जितने भी हमारे साथ बॉडी में वेसल्स मौजूद है, तो वो वेसल जब हमारे ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस शो करती है, हमारे ब्लड फ्लो को मुज़ाहमत शो करती है, तो इसको हम सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज समटाइम रेफर एज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसको बादों का TPR भी कहते हैं, जिसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है।
Systemic vascular resistance is determined by the factors that influence vascular resistance in individual vascular bed। ठीक है, अब जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है इसको हम उन फैक्टर्स के ज़रिए मालूम कर सकते हैं जो कि हमारे वेस्कुलर रेजिस्टेंस को इंडिविजुअली क्या कर सकती हो, इफेक्ट कर सकती हो। Although primarily determined by changes in blood vessels diameter, change in blood viscosity also affect systemic vascular resistance। लेकिन इसके अलावा कॉमनली हम सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को जो है अगर हमारे ब्लड के जो वेसल्स है, ठीक है, उनकी डायमीटर में अगर चेंजेस आती है तो इस चेंजेस की आने की वजह से भी हम सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर ब्लड की विस्कोसिटी जो है, गाढ़ापन जो है, उसमें चेंजेस आती है, उसमें अल्ट्रेशन आती है, तो इसकी वजह से भी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इससे भी हम सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। Afterload is not completely measured by vascular resistance, blood viscosity and valvular resistance will all affect vascular resistance, thus afterload। ठीक है, आफ्टरलोड जो है इसको हम वेस्कुलर रेजिस्टेंस के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो ब्लड विस्कोसिटी और वल्व्यूलर रेजिस्टेंस है जो कि हमारे वाल्स ब्लड फ्लो को जो रेजिस्टेंस जो अपोजिशन शो करती है, तो ये दोनों जो है हमारे जितने भी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। Mechanism that cause vasoconstriction increases systemic vascular resistance. Those mechanism that causes vasodilation decreases systemic vascular resistance। अब वो mechanism, वो procedure, वो कंडीशन जिसकी वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन से मुराद जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होंगे, वो नैरो होंगे। अब जब वेसल्स नैरो होंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो जो है वो फिर मुश्किल से होगी, उनके लिए प्रॉपरली फ़्लो करना फिर मुश्किल होगा, जिसकी वजह से जो वेसल्स के वाल है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सो जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। और इसी तरह से जब ब्लड वेसल्स की डायमीटर बढ़ेगी, जब ब्लड वेसल जो है उनमें जो नेरापन है वो कम होगा और वो जो है उनमें वाइडनेस आएगी, वो उनकी डायमीटर जो है बढ़ेगी, तो डायमीटर बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो आसानी से होगी, जिसकी वजह से प्रेशर कम लगेगा और इसी तरह से फिर रेजिस्टेंस हमारे साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, वी कैन नॉर्मली मेजर टू टाइप ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस को मेजर करने की बात करें तो नॉर्मली हम दो तरह के वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर लोड है, ठीक है, उसको हम सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं। सो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आफ्टर लोड होता है, आफ्टर लोड का मैंने आपको बता दिया कि वो प्रेशर जो कि हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट एग्जर्ट करता है ताकि वेंट्रिकल में मौजूद जो ब्लड है उसको पंप आउट किया जा सके। तो उस प्रेशर को हमारा हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए क्या होती है, ब्लड की पंपिंग आउट होती है, ब्लड जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस से मुराद लेफ्ट वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड है। ठीक है, नॉर्मली सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है ये हमारे साथ इसकी जो रेंज है वो 900 से लेकर 1300 डायंस पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टेमिक वेस्कुलर resistance is 900 to 1300 dynes per second per centimeter square। इसी तरह से अगर पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस की बात करें तो इससे मुराद राइट वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड है। ठीक है, मतलब जो राइट वेंट्रिकल के जो आफ्टर लोड है उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसको हम राइट वेंट्रिकुलर आफ्टर लोड कहते हैं, और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 40 to 220 डायंस पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एमसीक्यूज में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको याद करें। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन आर्टेरियल प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। इसी तरह से हमारे साथ जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम
किससे मेजर कर सकते हैं? इससे को हम मीन आर्टेरियल प्रेशर से जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको हम जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है उससे मेजर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम कार्डियक आउटपुट के ज़रिए भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला आपको लिख दिया है कि सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस सेंट्रल वेनस प्रेशर डिवाइडेड बाय कार्डियक आउटपुट। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप सिस्टेमिक वेस्कुलर प्रेशर को, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि हमारे साथ जो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है वो नॉर्मली 0 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर होता है, सो इसको हम बादों का जो है इसकी जगह 0 जब लिख देते हैं तो हमारे साथ जो फार्मूला है वो इस तरह से आ जाता है कि सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर डिवाइडेड बाय कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए आप सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? कार्डियक आउटपुट के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि कार्डियक आउटपुट से मुराद ये है कि आपका जो हार्ट है वो पर साइकिल के लिहाज से, पर साइकिल कंप्लीट करने के बाद, मतलब पर साइकिल के दौरान जो है वो कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड को इजेक्ट करता है, पंप आउट करता है, तो इसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। सो द कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हमें हार्ट रेट के बारे में पता हो और अगर हमें स्ट्रोक रेट या स्ट्रोक वॉल्यूम का पता हो तो फिर हम आसानी से कार्डियक आउटपुट को मालूम कर सकते हैं। हमारे साथ जो कार्डियक आउटपुट फार्मूला है वो है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इस फार्मूले को आप याद करें, इस फार्मूले के ज़रिए आप कार्डियक आउटपुट को मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली जो कार्डियक आउटपुट होता है उसकी जो रेंज है वो 4 to 8 लीटर पर मिनट है, मतलब पर मिनट के लिहाज से हमारा हार्ट जो है वो 4 से लेकर 8 लीटर तक ब्लड को जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले को देख सकते हैं, इस फार्मूले के ज़रिए आप कार्डियक आउटपुट को बआसानी से मेजर कर सकते हैं। लाइक कार्डियक आउटपुट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का पता हो तो आप बआसानी से कार्डियक आउटपुट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम में हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम में हम प्री लोड, कंट्रैक्टिलिटी और आफ्टर लोड को क्या करते हैं, देखते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। Poor ventricular filling such as may be found in hypovolemia can cause a decrease in cardiac output। ये वही बातें हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में काफ़ी डिटेल के साथ बताई थी। इसमें कहते हैं पुअर वेंट्रिकुलर फिलिंग, अगर आपके वेंट्रिकल्स जो है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपर तरीके से वो फिलअप नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि आपके वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम फिर कम होगा, ठीक है। उसकी जो अमाउंट है वो कम होगी। अब जब ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो जाहिर बात है जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो वो फिर कम ब्लड को क्या करेगा, उसको पंप आउट करेगा। तो इसी तरह से आपके पास जो कार्डियक आउटपुट होगी वो फिर कम होगी, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू पुअर एम्प्टिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। तो अब ये कार्डियक आउटपुट जो डिक्रीज़ हो रही है तो ये किस वजह से हो रही है? ये इस वजह से हो रही है कि जो वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपर तरीके से फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिलअप होने के ना होने के बाद जो है ये प्रॉपर तरीके से कंट्रैक्शन के साथ ब्लड को जो है बाहर की तरफ पंप आउट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हमारे साथ जो कार्डियक आउटपुट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। An increase in cardiac output may occur when there is an increase in oxygen demand, physiological stimulation, and a response to a systemic inflammation, hepatic disease, viral toxic doses, or neurogenic mediated vasodilation, ठीक है। इसके अलावा अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगी
तो ये तब ही इंक्रीज़ होगी जब हमें जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो इसके लिए फिर हार्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पंपिंग करेगा, तो इस वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगा। और कार्डियक आउटपुट इसके अलावा जो है फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन की वजह से भी इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, हेपेटिक डिजीज़, वायरल टॉक्सिक डोजेस और न्यूरोजेनिक मीडिएटेड वेसोडायलेशन की वजह से भी ये इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। Before cardiac parameter can be obtained, the cardiac monitor at the bedside must be programmed. These requirements may vary depending on the type of monitor available. Generally, the nurse must first program the monitor with the type of pulmonary artery catheter and use the volume of injectate, the temperature of injected, ठीक है। अब कार्डियक पैरामीटर को मॉनिटर करने से पहले या कार्डियक पैरामीटर्स को ऑब्टेन हासिल करने से पहले, कार्डियक पैरामीटर से मुराद हमारे साथ जो कार्डियक आउटपुट होता है, जो प्रीलोड होता है, जो आफ्टर लोड होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होते हैं, तो इसका डेटा हासिल करने से पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कार्डियक मॉनिटर को पेशेंट के बेड साइड पर क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उसको सेट करते हैं। अब दीज रिक्वायरमेंट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मॉनिटर अवेलेबल। अब हमारे साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट है पेशेंट के हवाले से, तो ये भी मुख्तलिफ हो सकती है। ये डिपेंड करती है आपने किस किस्म के मॉनिटर को जो है वो अंडर यूज़ किया हुआ है या आपके पास किस किस्म का मॉनिटर जो है वो मौजूद है, ठीक है। जनरली नर्सेज जो होते हैं वो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले वो ये काम करते हैं कि वो क्या करते हैं, पेशेंट के साइड पर मॉनिटर को फिट कर देते हैं, उसको सेट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जो है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें जो इंजेक्टेड की वॉल्यूम है उसको देखते हैं और इसके साथ साथ जो इंजेक्टेड है उसकी जो टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्टोरिंग द पेशेंट नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज़ द गोल ऑफ ट्रीटमेंट। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आ गया कि उनकी जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ है, तो अब हम जितनी भी ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं इस सिचुएशन के दौरान, तो उस ट्रीटमेंट का जो हमारा मेन गोल होता है, जो ख़ास मकसद होता है, वो यही होता है कि हम अपने पेशेंट की जो कार्डियक आउटपुट है उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करें, दोबारा से उसको हम नॉर्मल की तरफ लाएं। द इनिशियल शॉर्ट टर्म गोल्स शुड बी एम एट रेगुलेटिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसी तरह से हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स में पहला जो गोल होता है वो यही होता है कि हम अपने पेशेंट की जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको क्या करें, उसको नॉर्मलाइज करें। देयर आर 3 फैक्टर दैट रेगुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसी तरह से हमारे साथ 3 चीज़ें हैं जो कि हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, जिसमें पहले नंबर पर प्रीलोड है, दूसरे नंबर पर आफ्टर लोड है और तीसरे नंबर पर कंट्रैक्टिलिटी है। MCQs में आ सकता है कि इन द फॉलोइंग विच वन फैक्टर रेगुलेट द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो प्रीलोड, आफ्टर लोड एंड कंट्रैक्टिलिटी, ये तीनों फैक्टर जो है आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करती है, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट का फार्मूला है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं कार्डियक इंडेक्स की तरफ। व्हाट इज़ कार्डियक इंडेक्स? इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि कार्डियक इंडेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। Cardiac index is an adjustment of the cardiac output based on the size of the person body is called cardiac index. कार्डियक इंडेक्स असल में ये हमारे साथ एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने पेशेंट की जो बॉडी साइज़ है उसके बॉडी साइज़ के मुताबिक हम उनकी जो हार्ट की जो ब्लड वॉल्यूम पंपिंग एबिलिटी है उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। मतलब उनकी बॉडी के लिए जितनी ब्लड वॉल्यूम की ज़रूरत होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उस वॉल्यूम को हम एडजस्ट कर देते हैं, जिसके बाद फिर उनको उस वॉल्यूम में ब्लड जो है वो क्या होती है, उनके बॉडी पार्ट को मिलती है। तो इस प्रोसीजर, इस अमल को क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर, इस अमल को हम कार्डियक इंडेक्स कहते हैं, ठीक है।
इट इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस। और इसी तरह से कार्डियक इंडेक्स जो है ये आपकी जो बॉडी सरफेस है इस पर डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन में कहा कि किसी भी पेशेंट की जो बॉडी साइज़ है उस पर डिपेंड करती है, उसके मुताबिक जब हम कार्डियक आउटपुट को एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो इसको हम कार्डियक इंडेक्स कहते हैं। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया। एमसीक्यूज़ में आपके साथ जो है ये फार्मूले भी आ सकते हैं कि आपको जो है मुख्तलिफ फार्मूले दिए गए होंगे जिसमें आपको कहेंगे कि इसमें से कार्डियक इंडेक्स का कौन सा फार्मूला है। सो कार्डियक इंडेक्स का जो फार्मूला है वो ये है कि कार्डियक इंडेक्स इज़ इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय बेस या बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, अब हमारे साथ जो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, कार्डियक इंडेक्स की, वो 2.5 से लेकर 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्डियक इंडेक्स इज़, अब हमारे साथ जो कार्डियक इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू है वो क्या है, वो कितनी है, वो 2.5 से लेकर 4 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 2.5 to 4 लीटर पर मिनट स्क्वायर ये फार्मूला है। आप देख सकते हैं कि कार्डियक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, अब आ जाते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की तरफ। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंजेक्टेड विद ईच हार्ट बीट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। हर हार्ट के बीट के साथ हमारा हार्ट जितनी अमाउंट में ब्लड को इंजेक्ट करता है, ब्लड को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको पंप आउट करता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अमाउंट या द वैल्यू ऑफ ब्लड इंजेक्टेड विद ईच हार्ट बीट, हर हार्ट बीट के साथ कितनी अमाउंट, कितनी वॉल्यूम में ऑफ ब्लड जो है वो इंजेक्ट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। Whenever there is cardiac dysfunction, stroke volume will eventually decline. ज़ाहिरी बात है, जब कार्डियक डिसफंक्शन होगी, हार्ट के फंक्शन में ख़राबी आएगी, तो इससे स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी तो होगी ना। दिस पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड। स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है वो ये है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ इक्वल टू कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय हार्ट रेट। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हमारे साथ जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 60 to 130 मिलीलीटर पर बीट है। ठीक है, मतलब पर बीट के साथ हमारा हार्ट जो है वो 60 to 130 मिलीलीटर ब्लड को क्या करता है? इंजेक्ट करता है। ठीक है, any parameter that affects stroke volume will also affect cardiac output. These include preload, afterload and contractility. अब कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम असरअंदाज होती है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक वॉल्यूम के इफ़ेक्ट होने की वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो भी इफ़ेक्ट होगा। जब कार्डियक आउटपुट इफ़ेक्ट होगा तो ज़ाहिरी बात है इसमें फिर हमारे साथ जो प्रीलोड है, जो आफ्टरलोड है और जो कंट्रैक्टिलिटी है वो भी क्या होगी? वो भी इफ़ेक्ट होगी। ठीक है, स्ट्रोक इंडेक्स। अब हम बात करेंगे स्ट्रोक इंडेक्स की। इससे पहले हमने कार्डियक इंडेक्स की बात की थी। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रोक इंडेक्स की तरफ। स्ट्रोक इंडेक्स किसे कहते हैं? स्ट्रोक इंडेक्स ये भी कार्डियक इंडेक्स की तरह से होती है। इज़ अ मोर यूजफुल मेजर फॉर द डिटरमाइनिंग हेमोडायनेमिक डेट इज़ बेस्ड ऑन द पेशेंट साइज। ठीक है, स्ट्रोक इंडेक्स ये भी कार्डियक इंडेक्स की तरह से होता है। ये ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें हम पेशेंट की जो हीमोडायनेमिक है, जो ब्लड फ्लो है, उसको हम क्या करते हैं? मालूम करते हैं, जो कि पेशेंट की बॉडी साइज़ के बेस पर होती है, बॉडी साइज़ के मुताबिक होती है। ठीक है, अब स्ट्रोक इंडेक्स के लिए हमारे साथ जो फार्मूला है वो दिया गया है। कहते हैं कि स्ट्रोक इंडेक्स इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया। स्ट्रोक इंडेक्स इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया। एजेक्शन फ्रैक्शन। व्हाट इज़ एजेक्शन फ्रैक्शन? इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजेक्शन फ्रैक्शन इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल द लेफ्ट वेंट्रिकल और द हार्ट मेन पंपिंग चैम्बर वर्क। एजेक्शन फ्रैक्शन से मुराद ये है कि एजेक्शन फ्रैक्शन ये वो प्रोसीजर होता है, वो अमल होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो कितना अच्छा
कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, आया वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं, या चैम्बर जो है वो प्रॉपर तरीके से पंपिंग कर रही है या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट लीव द हार्ट विथ ईच बीट। हर बीट के साथ हार्ट जितने ब्लड को पंप आउट करता है तो उसके परसेंटेज के ज़रिए हम क्या करते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन को मेजर करते हैं, मालूम करते हैं। नॉर्मली द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट 55 to 70% ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। हर हार्ट बीट के साथ हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 55 से लेकर 70% तक ब्लड को क्या करता है, इजेक्ट करता है, उसको पंप आउट करता है। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। व्हेन हार्ट मसल्स इज डिस्ट्रॉयड बाय अ हार्ट अटैक, persistent hypertension or viral infection can lower the ejection fraction and cause an enlarged heart। जब हार्ट के मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से, या मुसलसल हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो इससे जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और इस वजह से जो हार्ट साइज़ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और हार्ट जो है क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे कंट्रैक्टिलिटी की। व्हाट इज़ कंट्रैक्टिलिटी? कंट्रैक्टिलिटी किसे कहते हैं? कंट्रैक्टिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द कार्डियक मसल्स टू कंट्रैक्ट। हमारे कार्डियक मसल की वो सलाहियत जिससे हमारा हार्ट क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, हार्ट की इस एबिलिटी को कंट्रैक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट की वो सलाहियत जिसमें हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो कंट्रैक्ट होते हैं ताकि क्या हो जाए, ताकि हार्ट की कंट्रैक्शन हो जाए। तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्टिलिटी कहते हैं। This is defined as how much blood is pumped with each contraction in relation to how much blood is available to be pumped। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि how much blood is pumped with each contraction। हर जब भी हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो कंट्रैक्ट होने के साथ कितनी मिकदार में ब्लड जो है वो पंप आउट होती है, और इसी तरह से कितनी मिकदार में ब्लड जो है वो अवेलेबल होती है पंपिंग आउट के होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह भी आप कंट्रैक्टिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। द इजेक्शन फ्रैक्शन कैन चेंज बिफोर द स्ट्रोक वॉल्यूम इन सर्टन कंडीशन सच एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड सेप्सिस। ठीक है, अब हमारे साथ जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, इजेक्शन फ्रैक्शन का मैंने आपको बता दिया है कि किसे कहते हैं। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन अगर चेंज होती है, ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन अगर चेंज होती है स्ट्रोक वॉल्यूम से पहले, ये तो इसके लिए कुछ कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो फेल हो चुके हो या सेप्सिस का शिकार हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, उसमें तब्दीली आ जाती है, उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है, द नर्स मस्ट रिमेंबर दैट कंट्रैक्टिलिटी इज़ नॉट डायरेक्टली मेजर्ड बाय हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, इट इज़ एस्टिमेटेड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स from cardiac calculation and the ejection fraction which can be estimated by echocardiogram। इसी तरह से नर्सेस के लिए इस बात को याद रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंट्रैक्टिलिटी है, हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है, इसको हम डायरेक्टली हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के ज़रिए इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम कंट्रैक्टिलिटी को मेजर करें, हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है इसको हम आइडेंटिफाई करें, इसकी मॉनिटरिंग करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप स्ट्रोक वॉल्यूम इंडेक्स की एस्टिमेशन लगाएं, इसी तरह से कार्डियक कैलकुलेशन करें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको आप क्या करें, उसको आप आइडेंटिफाई करें, जो कि हम किसके ज़रिए करते हैं, जो कि हम इकोकार्डियोग्राम के ज़रिए करते हैं। तो इस तरीके से फिर आप हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक
Fluid volume expansion causes an increase in myocardial and diastolic fiber length. The greater the stretch of the muscle fiber, the greater the force of contraction and volume of blood ejected. This increases the force of ventricular contraction. There is a direct relationship between contractility and cardiac output. स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक स्टार्लिंग जो है वो अपने लॉ में कहते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम की जब एक्सपेंशन होती है, मतलब फ्लूइड में जब इंक्रीज़ आती है, तो इंक्रीज़ होने की वजह से जो मायोकार्डियल एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ होता है, मतलब जो हार्ट के जो मसल फाइबर होते हैं, तो उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ती है? क्योंकि द ग्रेटर द स्ट्रेच ऑफ द मसल फाइबर, जो हार्ट के मसल फाइबर होते हैं, जितने वो स्ट्रेच होंगे, ठीक है, उतनी ही फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगी और उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम जो है वो पर इजेक्ट होने के लिए क्या होगा, मौजूद होगा। सो इससे क्या होता है, इससे फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जब फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रैक्टिलिटी है और जो कार्डिक आउटपुट है, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब ये है कि कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। कंट्रैक्टिलिटी से मुराद ये है कि हार्ट के जो मसल फाइबर है, अगर वो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स को फिलअप होने के लिए ज़्यादा टाइम होगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वेंट्रिकल में आएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा तो ऑटोमेटिकली जब हार्ट पंप करेगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को वो बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस वजह से कंट्रैक्टिलिटी और कार्डियक आउटपुट जो है ये डायरेक्टली क्या है, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है।